थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में राज्य के संबंध में विभिन्न संस्थाओं को मैंने विश्लेषित किया था। राज्य के एक एक पक्षों पर पूरा फोकस किया था, कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे राज्य की संरचना होती है, अन्य संस्थाओं से राज्य के क्या रिलेशन हैं, इन सारे बिंदुओं को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी क्रम में मित्रों, आज हम लोग राज्य और सरकार को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो राज्य है एक ऐसा संगठन होता है जिसके 4 तत्व होते हैं। मित्रों, आपको कन्फर्म है, पूरी तरह से आप जान रहे होंगे कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसमें 4 तत्व अवश्य मौजूद रहते हैं। ये 4 तत्व होते कौन हैं? पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। आप देख रहे हैं मित्रों, राज्य रूपी संगठन के, राज्य रूपी संस्था के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथी संप्रभुता। कहने के मतलब ये 4 तत्व राज्य के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंने आपको समझाया था, इन 4 तत्वों में अगर किसी एक तत्व की भी हम अनुपस्थिति कर दें तो राज्य रूपी संगठन की अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसलिए मित्रों, ये चारों तत्व आवश्यक हैं। अगर मुझे राज्य को परिभाषित करना है तो ये 4 तत्व का होना अति आवश्यक है। लेकिन मित्रों, इसमें ध्यान रखना, इन 4 तत्वों में से संप्रभुता एक ऐसा तत्व है जो अन्य सारे तत्वों से बिल्कुल अधिक मूल्यवान है, अधिक संदर्भित है, सार गर्भित है। आप कह सकते हैं राज्य के एग्जिस्टेंस को डिस्कस करता है, राज्य के एग्जिस्टेंस, राज्य के अस्तित्व का आधार है। कहने का मतलब है कि संप्रभुता है तो राज्य है। ये तीनों चीजें अगर मौजूद हों, जनसंख्या भी रहे, भूभाग भी रहे, सरकार भी रहे, अगर संप्रभुता ना रहे तो याद रखिएगा राज्य की सत्ता कभी संभव नहीं होती है। फिर उसके बाद मित्रों, हमने आपको यहाँ समझाया था कि जो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, इसको हमने भौतिक तत्व बोला था। हमने कहा था ये सब भौतिक के अंतर्गत आते हैं। और जो संप्रभुता है उसे हम आध्यात्मिक तत्व के रूप में जानते हैं। आपको क्लियर हो गया? मैंने एक चीज और समझाया था कि यह राज्य इन 4 तत्वों से मिलकर बना है और जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, चारों तत्वों का होना आवश्यक है। चारों तत्व को 2 भागों में बांटते हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक में जनसंख्या, भूभाग, सरकार भौतिक में आते हैं, संप्रभुता आध्यात्मिक के अंतर्गत आती है। मित्रों, मैंने आपको समझाया था कि ये जो संप्रभुता है यह वास्तव में राज्य की आत्मा है। संप्रभुता राज्य का प्राण है। अगर संप्रभुता नहीं है तो सारे तत्वों को होने के बावजूद भी राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मित्रों, मैंने आपको एक चीज और समझाया था। मैंने कहा था कि जब हम संगठन की बात करते हैं, जब हम संस्था की बात करते हैं, तो चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, उसमें 3 चीजें अवश्य होती हैं। जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये 3 चीजें आपको अवश्य मिलती हैं। अर्थात इन 3 चीजों में हम देखते हैं कि कोई भी संस्था होगी, कुछ न कुछ सदस्य जरूर होंगे, वहाँ जनसंख्या जरूर होगी। कोई भी संस्था होगी, उसका कोई न कोई प्लेसमेंट होगा, उसका कोई न कोई ऑफिस होगा या वर्कशॉप होगा। कहने का मतलब वह किसी न किसी भूभाग पर स्थित होगा। अगर कोई भी संस्था होगी
तो उसमें सरकार अवश्य होगी। जैसे वहाँ के जो कन्वीनर होंगे, डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे, ये सब क्या हैं? प्रशासक कहलाते हैं। जैसे अगर हम अनन्या एकेडमी को ले लें तो अनन्या एकेडमी में सारे छात्र, यहाँ के सारे कर्मचारी, डायरेक्टर, टीचर जितने भी हैं सब जनसंख्या कहलाते हैं। और यह जितने बड़े बड़े बिल्डिंग में स्थापित है, जिसने स्क्वायर फीट इस क्षेत्रफल में स्थापित है, वह भूभाग कहलाता है। यहाँ जो डायरेक्टर है, मैनेजर मिल करके जो नियम बनाते हैं, जिसे टीचर से लेकर के स्टूडेंट तक सबको फॉलो करना पड़ता है, वह सरकार कहलाती है। इसलिए हम कहेंगे कि अनन्या संस्था में जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, वह है संप्रभुता। अगर संप्रभुता होती तो यह संस्था राज्य कहलाते। तो मित्रों, आपको कंफर्म हो गया कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तीन होने के बावजूद भी अगर संप्रभुता ना रहे तो राज्य की सत्ता संभव नहीं है। संप्रभुता उसी तरह से राज्य के लिए है जैसे एक प्राणी के शरीर में प्राण वायु विद्यमान होता है। कहने का मतलब जैसे आत्मा होती है, उसी तरह से संप्रभुता भी राज्य के संदर्भ में होता है। अगर राज्य है तो निश्चित रूप से उसमें संप्रभुता है, अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरह से आप इन चारों बिंदुओं को समझ गए। अब मित्रों, यहाँ देखना है कि आज हमें राज्य और उसके एक तत्व सरकार की चर्चा करनी है। कहने का मतलब राज्य अपने आप में एक संपूर्ण संगठन है, राज्य अपने आप में एक अवयवी है, राज्य अपने आप में एक अंगी है, अंशी है, जबकि सरकार एक अवयव है, सरकार एक अंग है, सरकार एक अंश मात्र है। तो मेरे कहने का मतलब आज संपूर्ण राज्य के संदर्भ में चर्चा करनी है और सरकार के संदर्भ में चर्चा करनी है। इसीलिए मैंने टॉपिक लिखा है राज्य वर्सेस सरकार, अर्थात स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। इनके बारे में हमको पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, इस पर चिंतन करना है, विश्लेषण करना है। मित्रों, एक चीज हमने क्लास में समझाया भी था कि राज्य कहते किसे हैं। मैंने कहा था एक निश्चित भूप्रदेश में निवास करने वाले जनसमूह अपने संगठित रूप में राज्य कहलाते हैं। कहने का मतलब एक राज्य के अंतर्गत निश्चित जनसमूह संगठित रूप में विद्यमान होते हैं, निश्चित क्षेत्रफल में होते हैं, और आप देखते हैं उसकी प्रक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं। जबकि सरकार में राज्य के सारे मेंबर सरकार के मेंबर नहीं होते। आप देखते हैं मित्रों, राज्य की परिसीमा में निवास करने वाले सारे लोग राज्य के सदस्य तो हो जाते हैं, लेकिन सरकार के सदस्य उन्हीं में से कुछ थोड़े से लोग बनते हैं जो निर्वाचित होकर के आते हैं, चयनित होकर के आते हैं, मनोनीत होकर के आते हैं, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तो मेरे कहने के मतलब अगर हम राज्य में देखें कि ये जो बहुत सारी उसमें जनसमूह है, संगठन है, सब राज्य में भरे पड़े हैं, तो हम कहते हैं कि राज्य में जितने भी सदस्य हैं ये सब के सब, आप कह सकते हो, एक निश्चित स्वरूप में, एक निश्चित जनसमूह में, निश्चित क्षेत्रफल में निवास करते हैं, और ये सब राज्य के मेंबर कहलाते हैं, राज्य के सदस्य के रूप में होते हैं। लेकिन जब इन्हीं में से कुछ सदस्यों को निर्वाचित कर लिया जाता है, इन्हीं में से कुछ सदस्यों को मनोनीत कर लिया जाता है, इन्हीं में से कुछ सदस्यों को चयनित कर लिया जाता है, तब वे थोड़े से सदस्य सरकार की भूमिका अदा करते हैं। तो हम कहते हैं कि राज्य अपने आप में समग्र है, जिसमें एक निश्चित जनसमूह निवास करता है, जो संगठित होता है, और जबकि सरकार सारे सदस्य नहीं बल्कि उसी निश्चित जनसमूह में से थोड़े से लोग जो निर्वाचित होते हैं वही सरकार की भूमिका में रहते हैं। तो मित्रों, मैंने यहाँ लिखा था कि राज्य एक निश्चित भूक्षेत्र में, राज्य एक निश्चित भूक्षेत्र में निवास करने वाले जनसमूह का संगठन है, जबकि सरकार उस जनसमूह मतलब उस संपूर्ण जनसंख्या में से
जबकि सरकार संपूर्ण जनसंख्या में से निर्वाचित कुछ व्यक्तियों का संगठन है। तो इस तरह से मित्रों मैंने यहाँ फिगर बना के समझाया था कि राज्य रूपी संस्था के अंतर्गत जो निश्चित जन समूह मौजूद है वे सबके सब राज्य के सदस्य होते हैं, लेकिन इन्हीं जन समूहों में से जब हम थोड़े से सदस्यों को निर्वाचित कर लेते हैं, मनोनीत कर लेते हैं, चयनित कर लेते हैं, किसी भी मेथड से जब हम थोड़े से लोगों को अलग कर लेते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं, तब वही थोड़े से लोग सरकार कहलाते हैं। शो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपके सामने रख दिया। तो मित्रों आप एक तरफ 4 तत्वों को समझे थे, तो आप कहते हैं राज्य इन 4 तत्वों से मिलकर के, इन 4 अवयवों से मिलकर के बना है, सरकार उसका एक अवयव है। फिर आप देखते हो राज्य एक निश्चित भू क्षेत्र में एक निश्चित जनसमूह निवास करता है, उसकी प्रक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं, निष्ठा सुनिश्चित होता है, जबकि सरकार उन निश्चित जनसमूहों में से थोड़े से लोग जो निर्वाचित होते हैं या तो चयनित होते हैं या तो मनोनीत होते हैं, वो सरकार की भूमिका अदा करते हैं। फिर उसके बाद मित्रों मैंने आपको समझाया था कि राज्य का जो प्रकृति है सर्वत्र समान होता है। कहने का मतलब राज्य अपनी परिसीमा में जितने भी जनसंख्या या मेंबर निवास करते हैं सबके साथ समान व्यवहार करता है। कहने का मतलब राज्य की जो प्रकृति है वह सार्वभौमिक प्रकृति है, सर्वत्र समान भाव व्यक्त करता है अपने सभी नागरिकों के साथ। जबकि आप सरकार में देखते हो कि सरकार का स्वरूप सर्वत्र समान नहीं होता, बल्कि सरकारों का स्वरूप समय, परिस्थिति, देश काल के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। कहने का मतलब हो गया, आप कहते हो कि राज्य का स्वरूप सर्वत्र समान होता है, लेकिन सरकार का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रूपों में सरकारें पाई जाती हैं, जबकि राज्य के लक्षण प्रायः समान होते हैं। इसलिए हम कहते हैं राज्य की प्रकृति, राज्य का स्वरूप एक समान स्वरूप होता है, समान प्रकृति होती है और वह अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है। जबकि आप देखते हैं सरकार का स्वरूप सर्वत्र समान नहीं होता, बल्कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार स्वरूप में बदलाव हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु हमारे सामने आया है कि राज्य का प्रमुख तत्व संप्रभुता है। मित्रों मैंने आपको बार बार समझाया था, राज्य के टॉपिक में मैंने एनालाइज किया था कि राज्य के पास ही संप्रभुता होती है। यहाँ मैं बार बार समझा रहा था कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार ये तो किसी भी संगठन में हो सकते हैं, लेकिन संप्रभुता अगर किसी संगठन में है तो वह संगठन केवल और केवल राज्य होता है। तो मेरे कहने का मतलब संप्रभुता का निवास राज्य में होता है, राज्य की प्राणवायु संप्रभुता है। लेकिन मित्रों जो सरकार होता है, सरकार कभी भी संप्रभु नहीं होती। सरकार संप्रभुता का वास्तव में प्रयोग करने वाला उपकरण है। अर्थात जैसे भारत को हम ले लें, भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत रूपी राज्य में, भारत रूपी देश में संप्रभुता का निवास होता है। भारत संप्रभु राज्य की श्रेणी में आता है, संप्रभु राज्य कहलाता है। लेकिन मित्रों जो भारत की केंद्रीय सरकार होती है, जो भारत में केंद्रीय कार्यपालिका होती है, वह भारत रूपी राज्य के संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण होता है, संप्रभुता का प्रयोग करने वाला एजेंट मात्र होता है। तो कहने का मतलब जैसे वर्तमान में भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत में संप्रभुता का निवास है, लेकिन वर्तमान समय में जैसे मोदी सरकार बैठी हुई है, तो यह सरकार संप्रभुता, भारत रूपी राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण है। ध्यान रखना, जब भी कभी पेपर में आए कि संप्रभु कौन है, तो केवल और केवल राज्य संप्रभु होता है, जबकि सरकार कभी भी संप्रभु नहीं होती। सरकार तो राज्य रूपी संगठन का, राज्य रूपी संगठन के संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण होता है। तो इस तरह से मित्रों आपको कंफर्म हो गया कि राज्य का जो प्रमुख तत्व है वह है संप्रभुता। मेन जो एलिमेंट्स है राज्य का, उसे हम प्राणवायु कहते हैं।
राज्य का मानक कहते हैं, राज्य का मापदंड कहते हैं, राज्य की आत्मा कहते हैं। ये सारी चीजें हम संप्रभुता के संदर्भ में कहते हैं। तो ये जो संप्रभुता है वास्तव में राज्य का वह प्रमुख तत्व होता है, जबकि सरकार के पास संप्रभुता नहीं होती। मित्रों, मैं बार बार समझाया हूं, सरकार तो जो राज्य है उसकी संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण है। अर्थात सरकार संप्रभुता को प्रयोग करके राज्य के ही उद्देश्य को चरितार्थ करती है। तो सरकार के पास अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, जबकि राज्य के पास संप्रभुता का निवास होता है। फिर आप देखते हो कि राज्य की अधिकार सीमा के अंतर्गत, राज्य की अधिकार सीमा के अंतर्गत उद्देश्य अति विस्तृत होता है। क्योंकि मित्रों, आपको पता होगा कि राज्य में एक विशाल जनसंख्या निवास करती है, वो भी निश्चित भूभाग में निवास करती है। सबके अपने अपने विजन हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तमाम उद्देश्य होते हैं। सभी उद्देश्यों को जस्टिफाई करने, सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने की जो सिस्टम पाई जाती है, जो आप कह सकते हैं अधिकरण के रूप में जो सत्ता होती है, वह वास्तव में राज्य के पास होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य का उद्देश्य अति विस्तृत होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करना पड़ता है। इसलिए राज्य का जो उद्देश्य है वह अति विस्तृत है। जबकि मित्रों, आपको पता है सरकार का अपना कोई विजन नहीं होता। अगर सरकार कोई काम करती है मित्रों, सरकार कोई उद्देश्य चरितार्थ करने की कोशिश करती है, तो निश्चित रूप से वह उद्देश्य किसका होता है? राज्य का होता है। आप यहाँ क्या देख रहे हो? राज्य रूपी संगठन में संप्रभुता का निवास है। राज्य रूपी संगठन में कानून निर्माण और उसके क्रियान्वयन की शक्ति है, और सरकार ही वह उपकरण है जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करता है। तो आप कह सकते हो कि सरकार का अपना कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो मित्रों राज्य का होता है, जिसका स्वरूप अति विस्तृत है, क्योंकि उसमें निवास करने वाले जो संगठन हैं, जनसमूह हैं, संस्थाएं हैं, सबके विजन बहुत अलग अलग होते हैं। उन सबके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य को सफल प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए राज्य का उद्देश्य सर्वत्र अति व्यापक होता है। जबकि आपको मैं बार बार समझा रहा था कि जो सरकार है इसका अपना कोई विजन नहीं है, सरकार का मित्रों कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सरकार तो राज्य रूपी संस्था के अति विस्तृत उद्देश्यों को मूर्त रूप देने का काम करती है, अर्थात उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से मित्रों आपने देखा कि जो सरकार है वह अपना कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रखती, क्योंकि सरकार राज्य के 4 तत्वों में से एक प्रभावी तत्व है, जो राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण है। इसीलिए जो सरकार है वह राज्य के उद्देश्यों को ही चरितार्थ करती है। सरकार का अपना कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। तो यहाँ मित्रों मैंने लिख भी दिया था कि राज्य की अधिकार सीमा के अंतर्गत उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, लेकिन सरकार का अपना कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। सरकार अपने कोई निश्चित उद्देश्य से काम नहीं करती, बल्कि जो राज्य का उद्देश्य होता है वही सरकार का उद्देश्य होता है। राज्य के उद्देश्य का जैसा स्वरूप होता है उसी तरह सरकार के उद्देश्य का स्वरूप होता है। सरकार को अपना कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वह तो राज्य के उद्देश्य को साकार करने वाला एक संगठन है। तो मित्रों आप खुद जाने कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो भी सरकारें हैं वह भारत रूपी या अन्य देशों में, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, इन सभी देशों के उद्देश्यों को चरितार्थ करने वाला जो उपकरण है उसी को हम सरकार कहते हैं। सरकार का अपना कोई निश्चित विजन नहीं होता, सरकार का कोई अपना निश्चित उद्देश्य नहीं होता। जो उद्देश्य राज्य का है उसी उद्देश्य को वह क्रियान्वित करने वाला, उसी उद्देश्य को चरितार्थ करने वाला एक प्रभावी उपकरण के रूप में विद्यमान होता है राज्य। फिर उसके बाद मित्रों मैंने आपको बताया था
कि राज्य एक अस्थाई संवास है, राज्य एक अस्थाई संस्था है। क्यों? क्योंकि राज्य का स्वरूप हमेशा बदलता नहीं रहता है। कहने का मतलब अगर राज्य का स्वरूप बदलेगा तो कई दो साधन बनते हैं, या तो संवैधानिक साधन का हम प्रयोग करते हैं या फिर बल प्रयोग के द्वारा किसी देश पर आक्रमण करके हम अपने राज्य की सीमा में बदलाव करते हैं, उसका स्वरूप बदलते हैं। लेकिन आपको पता है मित्रों, जो सामान्य अवधारणा है, जो सामान्य संकल्पना है, उसके आधार पर आपको हमेशा जस्टिफाई करना है कि राज्य का कोई जो राज्य का स्वरूप हमेशा बदलता नहीं है, बल्कि राज्य का स्वरूप ऑलवेज स्टेबल होता है। हाँ, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार के स्वरूप में सरकार का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसलिए मित्रों मैंने यहाँ लिखा भी था कि राज्य एक अस्थायी संस्था है और जबकि सरकार का स्वरूप बदलता रहता है। मित्रों इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं। भारत एक राज्य है, तो आप देख रहे हो भारत का स्वरूप हमेशा नहीं बदलता है। भारत एक अस्थायी संस्था के रूप में है, भारत एक अस्थायी राज्य के रूप में है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है। हाँ, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। जैसे पहले कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार आई, कभी आप देखते हैं बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। तो सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन राज्य का स्वरूप यथावत बना रहता है। मित्रों आप ध्यान रखना, राज्य एक अस्थाई संस्था है, संवास है, जबकि सरकार का स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद आप देखते हो कि राज्य का अपना एक निश्चित डिसिप्लिन है, एक निश्चित सिद्धांत है, अर्थात राज्य एक सैद्धांतिक स्वरूप में हमारे सामने होता है, लेकिन उस सैद्धांतिक स्वरूप को व्यवहारिक स्वरूप देने का श्रेय, उस सैद्धांतिक स्वरूप को वास्तव में प्रैक्टिकली स्वरूप देने का श्रेय सरकार को जाता है। सरकार वास्तव में राज्य रूपी संस्था को मूर्त स्वरूप प्रदान करती है। सरकार वास्तव में राज्य रूपी संस्था की आवाज है, राज्य रूपी संस्था की वाणी है, जिसके माध्यम से राज्य के बारे में निर्णय लिया जाता है। जैसे मोदी सरकार है वर्तमान में, जैसे वर्तमान की केंद्र सरकार है, आप देखते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के विदेश मंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री जब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो कहा जाता है कि भारत ने ऐसा कहा, भारत ने ऐसा किया। आप जबकि देखते हो न भारत चल सकता है, न भारत बोल सकता है, न दौड़ सकता है, लेकिन जो सरकार बैठी है वही राज्य को मूर्त एवं व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम करती है। तो इसीलिए मित्रों मैंने उसमें इसके पहले के लेक्चर में समझाया भी था कि जो सरकार है वह एक तरह से एजेंट के रूप में काम करती है, एक तरह से आप कह सकते हो उसमें अभिकर्ता के रूप में काम करती है, जिससे राज्य के उद्देश्यों को चरितार्थ किया जा सके, राज्य के सैद्धांतिक स्वरूप को व्यवहारिक स्वरूप दिया जा सके, और सच्चाई ये है कि राज्य को एक वाणी दिया जा सके, राज्य को आवाज दिया जा सके, मूर्त स्वरूप दिया जा सके। तो इस तरह से मित्रों आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा तत्व है जो राज्य रूपी संस्था को मूर्त स्वरूप प्रदान करती है, वह कौन सी संस्था है जो राज्य की आवाज है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, हम सरकार को ही ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि सरकार जब भी कुछ कहती है माना जाता है कि संबंधित देश ने ऐसा कहा, संबंधित देश ने ऐसा बोला, ये सारी चीजें उसी के संदर्भ में हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद मित्रों आता है राज्य का अस्तित्व भावनात्मक होता है। मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि राज्य के कई पक्ष होते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकल हैं, भावनात्मक हैं, ये तमाम सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो राज्य की सीमा के अंतर्गत पाए जाते हैं, उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। इसीलिए कहा जाता है राज्य का अस्तित्व भावनात्मक होता है, लेकिन मित्रों सरकार का स्वरूप सदैव भौतिक होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी पेपर में आए कि अधोलिखित में से किसका स्वरूप, किसका अस्तित्व भावनात्मक होता है, सीधे राज्य को ट्रिक लगाइएगा। और अगर पूछे
कौन सा एक भौतिक तत्व है, तो सरकार को ट्रिक लगाइएगा। तो सरकार भौतिक होती है जबकि राज्य भावनात्मक होता है, अर्थात साइकोलॉजिकल होता है। और इस तरह से आपने देखा कि राज्य और सरकार दोनों अलग अलग स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखने में उनके अंदर में स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अंतर होता नहीं है। वो एक अंग के रूप में काम करते हैं मित्रों। जैसे हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बना होता है, और कोई एक अंग खराब हो जाए तो पूरी शरीर कमजोर हो जाती है। उसी तरह से 4 अंगों में से सरकार भी एक अंग है, राज रूपी संस्था एक अंगी है, सरकार अंश है, राज रूपी संस्था अंशी है। इसी क्रम में सरकार सदैव राज्य से जुड़े रहता है। तो इस तरह से आपने राज्य और सरकार के संदर्भ में हर पक्षों को समझने की कोशिश किया। इस पर मित्रों ध्यान देना। अब तक के जितने भी प्रश्न बने हैं उनको मैं बिंदुवार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि राज्य के कुल कितने तत्व हैं, आप कहते हो 4 तत्व। फिर आपसे पूछता है 4 तत्वों में से कितने भौतिक हैं, कितने अभौतिक हैं, आप कहते हो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तीनों भौतिक होते हैं, जबकि ये जो संप्रभुता है यह अभौतिक है, इसे हम अभौतिक कहते हैं। अभौतिक है या आध्यात्मिक है। तो इस तरह से मित्रों आप देख रहे हो कि राज्य रूपी संस्था के 4 तत्व होते हैं, जिसमें से जनसंख्या, भूभाग, सरकार भौतिक है, संप्रभुता अभौतिक है। फिर मित्रों एक प्रश्न आता है, अधोलिखित में से वह कौन सा संगठन है जिसमें संप्रभुता का निवास पाया जाता है? तो आप सदैव ट्रिक मारते हो कि राज्य रूपी संस्था वह संस्था है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है, क्योंकि सरकार में संप्रभुता नहीं होती। सरकार तो संप्रभुता के प्रयोग का एक उपकरण मात्र होता है। फिर आपसे पेपर में पूछता है, बताइए वह कौन सा अंग है जो सरकार की आवाज है, सरकार को स्वरूप प्रदान करती है, सरकार को मूर्त रूप देती है। तुरंत हम ट्रिक लगाएंगे उसमें, वह पूछता है वह कौन सा विंग है, कौन सा अंग है जो राज्य को मूर्त रूप देती है, राज्य को आवाज देती है, तब उसे हम ट्रिक लगाएंगे सरकार। सरकार वह तत्व है जो राज रूपी संगठन के लिए एक प्रवक्ता के रूप में होती है, उनकी आवाज बनकर के आगे एक्सप्लेन करती है सारे तथ्यों को। तो इस तरह से मित्रों आप देख रहे हैं कि राज्य रूपी संस्था को मूर्त स्वरूप देने का श्रेय सरकार को जाता है। सरकार राज्य की वाणी है। अगर सरकार कुछ कहती है तो ऐसा माना जाता है कि संबंधित राज्य ने वह टिप्पणी किया है। तो इस तरह से मित्रों आप फिर देखते चलते हो। फिर आपसे प्रश्न करता है कि बताइए वह कौन सा संगठन है या कौन सा अंग है जिसका अपना कोई विजन नहीं होता। तो मित्रों हमेशा ध्यान देना, सरकार का कोई अपना विजन नहीं है। वास्तव में सरकार का जो विजन होता है वह विजन संबंधित राज्य का होता है, और राज्य जो कुछ भी अपने भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले लोगों के संदर्भ में सुनिश्चित करता है, जितने नियमों, जितने सिद्धांतों को वह तैयार करता है, राज्य तो उन उद्देश्यों को केवल चरितार्थ करता है, राज्य तो उन उद्देश्यों को क्रियान्वित करता है। तो इस तरह से मित्रों नॉर्मली 2, 3, 4 प्रश्न इस पर बनते हैं। कभी एक आता है या कभी कभी गैपिंग हो जाती है तो दूसरी संस्था से पूछ लेता है, लेकिन आपको एक बिल्कुल सहज भाव में इसे इनिशिएट करना है ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो मित्रों एक बार हम पुनः इसको रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे टॉपिक है राज्य बनाम सरकार, आपको पता है मैंने टॉपिक लिया था राज्य एवं अन्य संस्थाएं, तो जिसमें मित्रों 4 चीजें एक्सप्लेन करनी है, राज्य और सरकार, राज्य और समाज, राज्य और राष्ट्र, राज्य और समुदाय। मेरे कहने के मतलब वहाँ 4 चीजें आपको एक्सप्लेन करना होता है। कहने का मतलब जब राज्य का अन्य सभी संस्थाओं से हम तुलना करना शुरू करते हैं तो हम राज्य बनाम राष्ट्र की चर्चा सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद राज्य
बनाम सरकार की तुलना करते हैं। फिर उसके बाद राज्य बनाम समाज की तुलना करते हैं, तुलनात्मक स्टडी करते हैं मित्रों। फिर उसके बाद राज्य बनाम समुदाय की तुलना हम करते हैं। हमने पिछले वीडियो में राज्य बनाम राष्ट्र को डिस्कस किया था, अब हम राज्य बनाम सरकार को डिस्कस कर रहे हैं। तो मित्रों इन्हीं चार चीजों को आपको एक एक बिंदु बारीक रूप में समझना है। तो एक बार आप फिर से समझ लेंगे, राज्य क्या है? एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या है जो संगठित होती है, आत्मनिर्भर एवं विकसित होने की ओर अग्रसर होती है। सरकार क्या है? उसी जनसंख्या में से थोड़े से निर्वाचित, चयनित या मनोनीत सदस्यों का समूह है जो राज्य रूपी संगठन के उद्देश्यों को चरितार्थ करता है। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि वास्तव में राज्य का स्वरूप क्या है? तो आप कहते हो राज्य का स्वरूप सर्वत्र समान होता है, जबकि सरकार का स्वरूप भिन्न होता है। सरकारें देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्वरूप धारण कर लेती हैं, लेकिन राज्य की जो प्रक्रियाएं हैं, राज्य का जो व्यवहार है, वह सभी व्यक्तियों के संदर्भ में लगभग समान होता है। तो आप कहते हो कि राज्य का जो स्वरूप है सर्वत्र समान है, जबकि सरकार का स्वरूप भिन्न होता है। फिर उसके बाद मित्रों आप देख रहे हो कि राज्य का प्रमुख तत्व संप्रभुता है, मैंने बार बार समझाया, और जबकि सरकार तो मित्रों उस संप्रभुता का प्रयोग करने वाला उपकरण है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि राज्य की अधिकार सीमा के अंतर्गत राज्य का विजन अति व्यापक है, अति विस्तृत है, जबकि आप देखते हैं सरकार का कोई अपना विजन नहीं होता, सरकार का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। सरकार तो राज्य रूपी संगठन के विस्तृत उद्देश्य को व्यवहारिक स्वरूप देने में लगी रहती है। जैसा राज्य चाहता है सरकारें उसी तरह से काम करती हैं। तो इस तरह से सरकार का अपना कोई विजन नहीं है, वह राज्य के उद्देश्य को साकार करने वाला संगठन है। फिर मित्रों आप देखते हो राज्य एक अस्थायी संस्था है, ऑलवेज स्टेबल बना रहता है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, अर्थात सरकारें बदलती रहती हैं, जबकि राज्य का स्वरूप उसी तरह से रहता है। फिर आप देख रहे हो कि राज्य का स्वरूप एक प्रकार का अनुशासनात्मक होता है, सैद्धांतिक स्वरूप होता है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट कदम उठाता है, जबकि उसे व्यवहारिकता का स्वरूप देने का श्रेय मित्रों सरकार को जाता है। सरकार उसे मूर्त रूप देती है, सरकार उसे आप कह सकते हैं वाणी प्रदान करती है, और सरकार ही वास्तव में उसे व्यवहारिक स्वरूप देती है। जैसे अगर मैं भारत की कहूँ तो भारत का कोई अपना रूप स्वरूप नहीं होता, लेकिन जैसे केंद्र की सरकार कुछ बोलती है तुरंत लिखा जाता है पेपर में, भारत ने ऐसा कहा, भारत बोला। इस तरह से हम कहते हैं कि यह सैद्धांतिक और अनुशासनात्मक है, जबकि राज्य को मूर्त और व्यवहारिक स्वरूप कौन देता है? सरकार देती है। फिर उसके बाद मित्रों राज्य का जो अस्तित्व है वह भावनात्मक होता है, जबकि सरकार का अस्तित्व भौतिक होता है। तो इस तरह से मित्रों आज के वीडियो में मैंने राज्य बनाम सरकार के एक एक पक्षों को डिस्कस किया है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जितने प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको इससे मिल जाते हैं, और अगर आप एक बार इसका रिवीजन कर लेते हो निश्चित रूप से आपको हर क्वेश्चन टैकल करने में आसानी हो जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरपूर धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।